जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट देखे थे और उसमें देखे कि कैसे मृत स्त्री के साथ R2 को मिलाने के बाद जो हमें प्रवेश कराते हैं तो वो जो R2 है वो स्त्री में क्या हो रहा था, रूपांतरित हो जा रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये जो R2 का स्त्री में रूपांतरण हो रहा है उसके लिए एक कारक जिम्मेवार है और बाद में उसी कारक को उन्होंने क्या कहा था, डीएनए कहा था। उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया कि वो जो वास्तव में वह डीएनए ही होता है। इसे करने के लिए तीन और साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकेलॉयड और मैकार्टी। उन्होंने क्या किया था कि ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने चूहा के ऊपर किया था उसी को उन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया था, दोहराया था। तो इसको हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे डीएनए, एक पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए एवरी, मैकेलॉयड एवं मैकार्टी ने ग्रिफ्थ के प्रयोग को प्रयोगशाला में रासायनिक विलयन या विधि द्वारा समझाया। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट जो उनके प्रयोग को दिखाया था, एवरी, मैकेलॉयड और कौन थे, मैकार्टी थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कहाँ पर किया, प्रयोगशाला में किया। कैसे किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 4 कंटेनर लिए। कंटेनर ए, ध्यान से समझना इसको, कंटेनर 1 था। इसी प्रकार से कंटेनर बी, थर्ड कंटेनर सी और लास्ट कंटेनर डी। इस प्रकार से 4 कंटेनर लिया। अब चारों कंटेनर में वहाँ पर क्या कहा गया था कि जो R2 का S3 में रूपांतरण है उसके लिए डीएनए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। इस बात को सिद्ध करना था, इसलिए उन्होंने चारों कंटेनर में क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन लिया। कंटेनर ए में उन्होंने क्या लिया, S3 का प्रोटीन लिया। ठीक, कंटेनर जो बी था इसमें उन्होंने S3 जीवाणु जो था उसका क्या बोलते हैं उसको, आरएनए को लिया। थर्ड कंटेनर में उन्होंने क्या लिया, S3 जो जीवाणु था उसके डीएनए को लिया। और फोर्थ कंटेनर में उन्होंने डीएनए को पाचन करने वाला एक एंजाइम लिया, डीएनएज। तो ये S3 का प्रोटीन, एक कंटेनर में S3 का आरएनए, एक में S3 का डीएनए और एक में डीएनए प्लस डीएनएज। ये चारों कंटेनर में अलग अलग। अब इनको किसके साथ मिलाना था, R2 के साथ। देखना था कि R2 का रूपांतरण होता है कि S3 में नहीं, या कौन से पदार्थ जो है वो R2 के S3 में रूपांतरण के लिए जिम्मेवार होता है। तो इस प्रोटीन वाले में भी किसको मिलाया गया, R2 को मिलाया गया। इसमें भी R2 को मिलाया गया, इसमें भी R2 स्ट्रेंथ को मिलाया गया था। और इसमें भी लिखेंगे S3 में रूपांतरण, S3 में रूपांतरण। तो जब उन्होंने R2 को S3 के प्रोटीन के साथ मिलाया, उसका संवर्धन कराया, तो देखे कि जो S3 है, S3 का जो R2 है वो R2 का S3 में रूपांतरण नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो R2 है उसको S3 के RNA वाले जो माध्यम था उसमें डाला।
तो देखा कि ये जो R2 है इसमें RNA में के बाद भी उसका रूपांतरण नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने R2 को किस में डाला, DNA में, तो देखा कि ये जो R2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, H3 में कन्वर्ट हो गया। और फिर लास्ट में DNA प्लस DNA, ये जो DNA होता है ये स्त्री के DNA को क्या कर देगा, पाचन कर जाएगा। अब DNA को पाचन कर जाएगा तो DNA रहेगा नहीं, और DNA रहेगा नहीं तो R2 का रूपांतरण यहाँ पर भी नहीं होगा। तो देखिए रूपांतरण कब हो रहा है, जब R2 को H3 के किसके साथ मिलाया गया, DNA के साथ मिलाया गया। तो उन्होंने जो ग्रिफ्ट थे, ग्रिफ्ट ने क्या बोला था कि जो कारक, रोग कारक क्या है, जो R2 के अंदर स्थानांतरित हो रहा है वही कारक क्या होता है, DNA होता है। और उसी बात को उन्होंने प्रयोगशाला में एवरी, मैकेलाइड और मैकार्टी ने क्या किया था, प्रयोग किया था कि जब उन्होंने R2 को DNA के साथ मिलाया था तो इसको किस में रूपांतरण हो गया, S3 में रूपांतरण हो गया। अर्थात R2 के S3 में रूपांतरण के लिए या S3 से R2 में इस जो अनुवांशिक पदार्थ है उसको ले जाने के लिए जो जिम्मेवार होता है वो कौन होता है, DNA होता है। और यहाँ से सिद्ध होता है कि DNA एक क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए, इसके बाद इसके बारे में लिखवा देते हैं। तो उसके बारे में देखें, लिखा हुआ है कि एवरी, मैकेलाइड एवं मैकार्टी R2 जीवाणु का अलग अलग माध्यमों में संवर्धन कराए। अलग अलग माध्यम में कौन सा, पहला माध्यम जो था वो प्रोटीन था, तो प्रोटीन के में R2 का संवर्धन कराया तो R2 का रूपांतरण S3 में नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो R2 है उसका RNA के साथ संवर्धन कराया तो भी R2 का रूपांतरण नहीं हुआ। फिर DNA के साथ संवर्धन कराया तो देखा कि R2 जो है वो S3 में बदल गया। और जब DNA के साथ DNA को मिलाया गया तो DNA का पाचन हो गया और फिर R2 का S3 में रूपांतरण नहीं हुआ। तो उन्होंने दिखाया वहाँ से कि क्या होता है कि ये जो R2 का S3 में रूपांतरण हो रहा है या S3 से अनुवांशिक सूचना को R2 में ले जाने का काम कर रहा है, वो उसके लिए जिम्मेवार जो होता है वो कौन होता है, DNA होता है। तो वही यहाँ पर देखिए, एवरी, मैकेलाइड एवं मैकार्टी ने R2 जीवाणु का अलग अलग माध्यमों में संवर्धन किया। संवर्धन के बाद अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि डीएनएज जो DNA का पाचन करता है, DNA के साथ किसको मिलाया गया था, DNA जो DNA का क्या कर जाता है, पाचन कर जाता है, तो को पाचन करता है को DNA के साथ मिलाने पर R2 का S3 में रूपांतरण नहीं होता है। जबकि मान लीजिए हम DNA ले लिए, प्रोटीन ले लिए, ठीक है, इस तरह से एक ही कंटेनर के अंदर समझिएगा, एक ही कंटेनर में DNA ले लिए, प्रोटीन ले लिए और प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीएज। तो अब ये जो प्रोटीएज है ये किसका पाचन कर जाएगा, प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इसके साथ किसको मिला दे, R2 को। तो ये जो DNA जो है वो R2 में स्थानांतरित हो जाता है और ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, S3। तो वही कहा है, जबकि प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करता है को मिलाने पर रूपांतरण की क्रिया प्रभावित नहीं होती है। अगर प्रोटीएज के साथ प्रोटीन को मिला दे तो प्रोटीन का पाचन हो जाएगा, इससे रूपांतरण की क्रिया प्रभावित नहीं होती है। और R2 जो है वो किस में रूपांतरित हो जाता है, DNA S3 में रूपांतरित हो जाता है। वही कहा है कि जबकि DNA के साथ मिलाने पर R2 का S3 में रूपांतरण नहीं होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन करता है को मिलाने पर रूपांतरण की क्रिया प्रभावित नहीं होती है एवं R2 S3 में रूपांतरित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि DNA जो है वही क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने प्रयोगशाला में किया था, ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एवरी, मैकेलाइड और मैकार्टी ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से समझिएगा, ध्यान से रिपीट करके उसको वीडियो को नोट करिए इसको। नेक्स्ट जो DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए जो दूसरा थ्योरी दिया गया था वो था पराक्रमण। और पराक्रमण विधि से जो समझाया था साइंटिस्ट, उनका नाम है हर्शे एवं चेज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था, हर्शे एवं चेज ने,
कि जो जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी का मतलब बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करने वाला वायरस होता है। इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए ही क्या होता है, कोशिका में स्थानांतरित होता है, जीवाणु में स्थानांतरित होता है और उसके अंदर जो आनुवांशिक गुण है उसके वाहक के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो ये हर्ष एवं चेज का प्रयोग पढ़ना है, हेडिंग डालेंगे हर्ष एवं चेज का प्रयोग, हर्ष, उसके नीचे लिखिएगा एवं चेज का प्रयोग, हर्ष एवं चेज का प्रयोग। तो हर्ष एवं चेज ने क्या किया था कि अपने डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने वायरस का प्रयोग किया था और वायरस से बैक्टीरिया को संक्रमित कराया था। तो पहले वो कैसे किए थे और क्या किए थे उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। कह कि हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो किसको संक्रमित करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है। तो उस बैक्टीरियोफाज का डीएनए ही कोशिका जिसके अंदर डीएनए स्थानांतरित हो रहा है, जैसे इकोलाई को क्या करता है, इकोलाई में प्रवेश करता है एवं आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। जबकि उस वायरस का जो प्रोटीन आवरण होता है, हम लोग जानते हैं कि वायरस दो चीज़ों से बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो कह रहे हैं कि जो डीएनए होता है उस वायरस का, वो तो बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है और उसका प्रोटीन आवरण जो है वो क्या हो जाता है, शरीर के बाहर ही, बैक्टीरिया कोशिका के बाहर ही रह जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डीएनए है वही आनुवंशिक गुणों का वाहक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जीवाणुभोजी जो होता है, समझिएगा यहाँ से, जीवाणुभोजी उसका संवर्धन कराया था रेडियो एक्टिव माध्यम में। दो इस प्रकार से रेडियो एक्टिव माध्यम लिए थे, समझना है। एक में लिए थे P32 और दूसरा जो था वो S35 माध्यम था। इसको बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव माध्यम। ये P32 है और ये जो है वो S35 है। उसमें उन्होंने किसका संवर्धन कराया, जीवाणुभोजी का संक्रमण कराया। तो इधर दो तरह के बैक्टीरियोफाज मिले उनको। एक तो बैक्टीरियोफाज जो था वो रेडियो एक्टिव P32 था। क्योंकि ये जो फास्फोरस होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका ये जो बैक्टीरियोफाज है इसके डीएनए में क्या था, P32 मौजूद था और इसके ऊपरी सतह पर जो S35 है वो प्रोटीन का संगठक होता है। इसमें प्रोटीन जो सतह है, प्रोटीन आवरण में क्या था, S35 और जो इसका न्यूक्लिक अम्ल डीएनए था उसमें क्या था, P32। संवर्धन इनका कराया गया था। इसी प्रकार से जब किसमें, जीवाणुभोजी थे, जीवाणुभोजी को लिया और दो रेडियो एक्टिव माध्यम, एक रेडियो एक्टिव माध्यम में क्या लिया उन्होंने, P32 लिया। जब जीवाणुभोजी को इस P32 वाले रेडियो एक्टिव माध्यम में संवर्धन कराया गया तो देखा गया कि जो P32 है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद है, डीएनए में मौजूद है, उसके प्रोटीन आवरण में मौजूद नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है वो प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है। दूसरा, जब बैक्टीरिया जो जीवाणुभोजी था उसका S35 से संवर्धन कराया तो देखा कि जो S35 है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन आवरण में मौजूद है, वो डीएनए में मौजूद नहीं है। इससे क्योंकि जो सल्फर होता है वो किस में मौजूद होता है, प्रोटीन में वहाँ पर मौजूद होता है, डीएनए में मौजूद नहीं होता है। अब ये जो संवर्धन के बाद ये जो रेडियो एक्टिव है इसको किस में संक्रमण कराया गया, इस प्रकार से ये बैक्टीरिया है मान लेते हैं, तो ये जो है वो इकोलाई है, ठीक है ना। तो इकोलाई को पहले किनसे संवर्धन कराया गया, जिनके डीएनए में क्या था, वैसे इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। दो प्रकार के, पहले P32 वाला वायरस जिनके डीएनए में क्या था, P32 था, और एक और बैक्टीरियोफाज जिनके प्रोटीन आवरण में क्या था, आवरण में S35 था। यहाँ पर ये क्या है, डीएनए है और इसके डीएनए में P32 था और प्रोटीन आवरण में क्या था, S35। अब पहले
P32 वाले जीवाणु भोजी से इसका क्या कराया गया, संक्रमण। संक्रमण किसका, इकोलाई का। तो देखें कि जब यहाँ पर ये P32 आया, P32, तो ये इस प्रकार से आकर के जीवाणु पर बैठा, तो देखा कि ये जो जीवाणु है, जीवाणु में सिर्फ और सिर्फ इसका जो डीएनए है वही क्या किया, प्रवेश किया। और जैसे ही डीएनए प्रवेश किया तो ये जो इकोलाई था वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है ना। बाद में जब उन्होंने एक जीवाणु भोजी जो S35 वाला था उससे किसको संक्रमित कराया, इकोलाई को। जब इसका संक्रमण कराया उन्होंने तो यहाँ पर देखा इसका भी डीएनए प्रवेश किया, लेकिन डीएनए में किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद नहीं था। रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ पर मौजूद था, प्रोटीन आवरण। और जानते हैं कि प्रोटीन आवरण जो होता है वो कहाँ रहता है, बाहर रह जाता है। ये प्रोटीन आवरण है, बाहर रह गया और सिर्फ इसका डीएनए क्या हुआ, प्रवेश किया। तो यहाँ और यहाँ में फर्क क्या था, तो यहाँ पर क्या था कि जो डीएनए था वो प्रवेश किया तो डीएनए कैसा था, रेडियो एक्टिव था, P32। तो ये सब के सब इकोलाई जो हैं वो कैसे हो गए थे, रेडियो एक्टिव हो गए थे। जबकि यहाँ पर जब इस जीवाणु भोजी से दूसरे इकोलाई को संक्रमित कराया गया जिसके प्रोटीन आवरण में रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद था, तो संक्रमण कराने के बाद यहाँ पर ये जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर स्थानांतरित हुआ, लेकिन ये सब के सब इकोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए। क्यों, क्योंकि डीएनए में रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद नहीं था और डीएनए का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो यहाँ से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए होता है वही किसके लिए, अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या किसी भी प्रकार के संक्रमण के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। फिर से इसको एक रिपीट करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हर्षे एवं चेज ने क्या किया था, जीवाणु खोजी का प्रयोग किया था। किसको सिद्ध करने के लिए, डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने जीवाणु खोजी का अलग अलग माध्यमों में संवर्धन कराया। एक तो लिया था उन्होंने रेडियो एक्टिव P32 और दूसरा माध्यम लिया था रेडियो एक्टिव S35। जब उन्होंने जीवाणु खोजी का P32 में संवर्धन कराया तो देखा कि सबके सब जो जीवाणु खोजी हैं कैसे हुए, रेडियो एक्टिव हुए। उनके जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उसमें P32 रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद है, जबकि उनके बाहर उपस्थित प्रोटीन आवरण में P32 मौजूद नहीं है। उसका कारण बताया उन्होंने, उसका कारण बताया कि जो P32 या फॉस्फेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में मौजूद नहीं होता, इसके आवरण में वो मौजूद नहीं। फिर दूसरे जीवाणु भोजी को उन्होंने लिया और उसका संवर्धन जो है वो S35 वाले माध्यम में कराया, तो देखा कि जो प्रोटीन आवरण है उसमें सल्फर मौजूद है और डीएनए में सल्फर मौजूद नहीं है। उसका कारण उन्होंने बताया कि डीएनए में सल्फर मौजूद नहीं होता है। अब दो प्रकार के उनके पास जीवाणु भोजी थे, एक जो था वो कैसा था, P32 वाला जिसके डीएनए में P32 मौजूद था, और एक था जिसके प्रोटीन आवरण में क्या था, S35 मौजूद था। अब बारी बारी से इन जीवाणु भोजी से उन्होंने किसका संक्रमण कराया, इकोलाई का संक्रमण कराया। सबसे पहले P32 वाले से जब संक्रमण कराया तो देखिए कि जितने भी इकोलाई थे वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए, वो सब P32 वाले हो गए इकोलाई। उन्होंने यहाँ से दिखा, उसका जांच किया तो पता चला कि जो जीवाणु भोजी का डीएनए है वो इकोलाई में उनको मिला और जो प्रोटीन आवरण है उसका कोई भी पार्ट वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए है वही क्या होता है, इकोलाई में प्रवेश करता है, जबकि प्रोटीन आवरण जो है वो कोशिका के बाहर जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो S35 वाला था उसका संक्रमण कराया इकोलाई को, तो देखिए कि इकोलाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये रेडियो एक्टिव में बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदले, क्योंकि इस बार जो रेडियो एक्टिव तत्व था वो प्रोटीन आवरण में मौजूद था, डीएनए में मौजूद नहीं था। इसमें डीएनए मौजूद था इसलिए सब के सब किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो गए। जबकि यहाँ पर जो है वो S35 जो है वो प्रोटीन आवरण में मौजूद है, डीएनए मौजूद नहीं है, इसलिए इन इकोलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सब के सब इकोलाई जो है वो सामान्य रूप से मौजूद है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन आवरण जो है वो बाहर रह जाता है और डीएनए जो था उसमें किसी प्रकार का एक्टिव तत्व मौजूद नहीं था। तो यहाँ से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए होता है वो भी अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। हर्षे एवं चेज ने देखिए हर्षे एवं चेज ने जीवाणु खोजी का संवर्धन पहले कहाँ कराया था, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स
P32M S35 वाले माध्यमों में कराया था एवं पाया कि जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में कौन S35 मौजूद था और जो उसके डीएनए में उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो होता है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन, क्योंकि डीएनए में सल्फर मौजूद नहीं होता है। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया था कि P32 वाले माध्यम में संवर्धन कराया था। तो इसी प्रकार जीवाणु के डीएनए में P32 मौजूद था जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। जब उन्होंने S35 वाले संवर्धन में कराया था देखा कि उसके प्रोटीन आवरण में S35 मौजूद है, डीएनए मौजूद नहीं है, उसके कारण बताया कि डीएनए में सल्फर मौजूद नहीं होता है। और जब उन्होंने P32 वाले में संवर्धन कराया तो देखा कि डीएनए में P32 मौजूद है, प्रोटीन आवरण में मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने बताया कि प्रोटीन में फॉस्फेट मौजूद नहीं होता है। अब उस रेडियो एक्टिव जो P32 वाले जीवाणुभोजी हैं, सबसे पहले उन्होंने उससे किसका संक्रमण कराया? जीवाणुओं का संक्रमण कराया और देखा कि सबके सब जो जीवाणु हैं वो किस में बदल गए? रेडियो एक्टिव हो गए। ठीक है ना। इस संक्रमण के कारण सभी जीवाणु किस में हो गए? रेडियो एक्टिव हो गए। लेकिन ध्यान से इसको क्या करना है? नोट करना है और बाद में इसको क्या करना है? पढ़ना है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था कि P32 वाले जो जीवाणुभोजी थे उससे जीवाणुओं का संक्रमण कराया था और देखा था कि सबके सब जीवाणु जो हैं वो रेडियो एक्टिव हो गए। लेकिन बाद में जब रेडियो एक्टिव S35 वाले जीवाणुभोजी से ऐसे जीवाणुओं को संक्रमित कराया गया तो उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका कारण क्या बताया? क्योंकि संक्रमण के समय जीवाणुभोजी का प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है और ये जो S35 था वो प्रोटीन में ही मौजूद था और ये प्रोटीन आवरण बाहर रह गया तो जीवाणु में सिर्फ डीएनए प्रवेश किया और डीएनए जो था इस बार रेडियो एक्टिव नहीं था, तो जीवाणु जो है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि संक्रमण के समय जीवाणुभोजी का प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जीवाणुभोजी का डीएनए ही संक्रमण में क्या करता है? भाग लेता है। प्रोटीन आवरण या दूसरे कोई पदार्थ संक्रमण में भाग नहीं लेते हैं और इसीलिए डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जीवाणुभोजी से डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर रहे हैं और जीवाणुभोजी के सहायता से डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पराक्रमण कहते हैं। और ये पराक्रमण विधि द्वारा क्या किया था? हर्ष एवं चीज ने डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है इसको सिद्ध किया था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है हर्ष एवं चीज का डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए। इस चैप्टर से आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनते हैं। ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट के नाम से बनेगा और सब्जेक्टिव में ये सब आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। तो इसको भी आप क्या करिए? नोट करिए, एक बार ध्यान से पढ़िएगा और एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और बाद में जो समझ में नहीं आएगा, डाउट आएगा, उसको लिखेंगे, बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के गुण हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि आनुवांशिक पदार्थ के गुण लिखें। तो आनुवांशिक पदार्थ का पहला गुण है कि प्रतिकृतिन की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिकृतिन का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने जैसे ही दूसरा कॉपी बना सके। ठीक है ना। तो प्रतिकृतिन का मतलब होता है अपने जैसा ही दूसरा कॉपी बनाने की क्षमता, और ये किसके पास होनी चाहिए? आनुवांशिक पदार्थ के पास। दूसरा कह रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ जो है उनको रासायनिक तौर पर स्थिर होना पड़ता है, अर्थात वो स्टेबल होने चाहिए। ठीक है ना। ज़्यादा उनमें रासायनिक बदलाव होना नहीं चाहिए। थर्ड कह रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ में धीमे परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। ठीक है। धीमे परिवर्तन कहने का मतलब उसमें म्यूटेशन के कारण या किसी प्रकार के कारण उनमें बदलाव होते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है? विकास में जीवों में नए नए लक्षणों का विकास होता है जो उनके विकसित होने में या बदलते वातावरण में सर्वाइव करने में क्या करता है? सहायता करता है। और लास्ट कह रहा है कि जो भी आनुवांशिक पदार्थ हैं तो उनको मेंडल के नियमों के अनुरूप क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। मेंडल के नियमों के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। बहुत सारे हम लोग नियम पढ़े थे, प्रभाविता का नियम पढ़े थे, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम पढ़े थे, स्वतंत्र अपयूहन का नियम पढ़े थे। तो इन सभी नियमों को उनको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो ये वो क्या कहलाएंगे? आनुवांशिक पदार्थ कहलाएंगे। तो ये कुछ नियम है, गुण है आनुवांशिक पदार्थ के, इसको भी नोट करिए, बाकी विशेष अगले क्लास में।